अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद जहांज़ेब इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जहांज़ेब। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी जो वीडियो है वो है आईटीबी के गेस्ट पेपर के हवाले से फॉर एडीसी पार्ट 1 2023 यानी 2023 के लिए मैंने ये गेस्ट पेपर तैयार किया है और लर्निंग विद जहांज़ेब की टीम ने तैयार किया, आप कह सकते हैं, और इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। काइंडली एंड तक वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपके लिए जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा और आप इसको एंड तक वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तैयारी ना हो बल्कि आपके साथ साथ जितने भी एडीसी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद हो सके और वो सब इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गेस्ट पेपर ITB 2023 फॉर ADC 1। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी गेस्ट पेपर की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये गेस्ट पेपर दिख रहा है, ITB गेस्ट पेपर फॉर ADC 1 2023। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि सेक्शन वाइज पेपर आएंगे और इसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और A B करके भी क्वेश्चन आ सकता है और सिंपल सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप पास पेपर से देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं ITB इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, विद इकोनॉमिक सिस्टम इज़ फॉलोड इन पाकिस्तान, ये इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में है। नेक्स्ट इसके साथ है डिफाइन कैपिटलिज्म एंड इट्स मेरिट डिमेरिट्स। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान में दो तीन तरह के होते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो पाकिस्तान में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इस वक्त चल रहा है और किस इकोनॉमिक सिस्टम में फ़ायदा है और किस में नहीं है, वो भी आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान करने के लिए दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनीज़ का पूरा एक टॉपिक है ITB में, तो कंपनी से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेंचर्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंपनी की जहाँ पे भी बात आएगी ये दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंपनी से रिलेटेड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके बगैर कंपनी की तश्कील नहीं होती, कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसके बारे में जानना और लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, आप कंपनी के दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, इसके बारे में आपको पता होगा, लाजमी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ITB में ये कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जिसके बारे में लाजमी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आगे इन फर्दर फ्यूचर आप जो इसमें कॉमर्स में या बिज़नेस मैनेजमेंट में आगे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं जिसके बारे में जानना स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप का पूरा एक टॉपिक है, जैसे कि आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, कंपनीज अकाउंटिंग एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसके बारे में आपको नॉलेज तो है। इसमें डिटेल जो है ITB में डिटेल्स उसके बारे में बताई जाती है, लाइक व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर से कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। इन विच सर्कमस्टांसेस अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डिज़ोल्व। पार्टनरशिप कैसे डिज़ोल्व होता है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करना पड़ता है। व्हाट आर दी मेरिट्स एंड दी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिज़नेस। पार्टनरशिप करने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी आपने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस इज़ सो कॉमन इन पाकिस्तान। इट्स मीन देखिए, ये पूछने का अंदाज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन सेम होता है, कम लोगों को स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन क्योंकि पूछने का तरीका नया होता है तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आंसर कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे वाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ सो कॉमन इन पाकिस्तान। बेसिकली आपने अपने जवाब को इस अंदाज़ में लिखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, इसलिए लोग जो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। यानी कि इसमें आसानी है, सिंपल फॉर्मेशन है, जल्दी बन जाती है, इसकी फॉर्मेशन जल्दी है, आप होल एंड सोल इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लोग पसंद करते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में हो, वो ईज़िली इसको मैनेज कर सकें, वो मैनेज करना जानते हैं, चाहते हैं, तो इस वजह से ये कॉमन, यानी कि आपको बेनिफिट्स लिखते हैं सोल प्रोप्राइटर कंपनी के। नेक्स्ट, व्हाट आर दी एसेंशियल्स टू स्टार्ट अ बिज़नेस स्टार्ट करने के कौन से एसेंशियल्स होते हैं, कौन से अनासर होते हैं, वो आपने लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द बिज़नेस एक्सप्लेन। अच्छा, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट की जाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद वो फैक्टर्स बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको चलाने में बिज़नेस प्रॉब्लम आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्री की सिचुएशन या इकनॉमी के सिचुएशंस जो हैं वो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती हैं, तो ये आपने
देखना। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रही है, तो इसमें मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है बिज़नेस को। अब लाइक आप अभी लेटेस्ट आप इस बात को भी देख सकते हैं और अपने आंसर पे नई चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ मार्केट में आ गई है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत से लोगों के बिज़नेस को अफेक्ट किया जाएगा, बहुत से बिज़नेस में चेंज आएगी, कुछ लोगों की जो है जॉब में इश्यूज़ आएंगे, कुछ लोगों की जॉब 10 लोगों की जॉब की जगह 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वही काम लिया जा सकेगा। तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देखिए, एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि लोगों की जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरा फैक्टर बिज़नेस पर्पस या बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ये भी आ सकता है कि कॉस्ट कटिंग है। 10 लोगों का काम अगर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए की जा रही है तो एक तरह से कॉस्ट कटिंग और बेनिफिट फॉर द बिज़नेस है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। इस तरह से कई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। latest version of something, latest version of softwares and ERP system and many more. This is technological factors can be affect modern business system. तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अल्फाज में भी, चाहें तो आप नॉर्मली रीड करके इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं और बेसिकली ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको पता है बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बिज़नेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आपने रीड आउट करना है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीबी का पेपर आपने कैसे करना है। इसके अलावा फर्दर मोर आप लोग जो भी नए हैं या ओल्ड यूज़र्स हैं उनको मैं प्रॉपर्ली बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फर्दर मोर ये सारे गेस्ट पेपर जो ADC सक्सेस सीरीज़ के नाम से मैंने गेस्ट पेपर जो इशू कर रहा हूँ और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी हाउ टू राइट एग्ज़ामिनेशन, हाउ टू डू एग्ज़ाम, यानी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम कैसे देना है। बार बार मैं कहता हूँ आप ये ना समझे कि आपने 9 का एग्ज़ाम दिया है, 10 का एग्ज़ाम दिया तो इंटर आपके लिए आसान है, या इंटर का दिया है तो बीकॉम आपके लिए आसान है, और बीकॉम का दिया है तो मास्टर्स आपके लिए आसान है। देखिए, जैसे जैसे आपकी एक लाइफ साइकिल है, लाइफ चेंज होती है, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हैं तो उसको टैकल करने के तरीके भी चेंज होते हैं। तो इसी तरह हर एग्ज़ाम को करने का एक अलग तरीका होता है, एक माइंडसेट होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरी आएगी, उसको भी आप लाजमी देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड टाइप ऑफ वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज़ का बिज़नेस में एक बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में भी आप पता करें। जहाँ वेयर हाउस की बात आती है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी साथ में आता है। डिस्क्राइब द डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कितने टाइप्स हैं और पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के तीनों टाइप यूज़ होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अल्लाह ने कुदरत की तरफ से हर कुछ हमें नवाजा है। हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास सी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज पाकिस्तान में नहीं है। इसके कुछ रीज़न्स ख़ुद पब्लिक है और हमारे गवर्नमेंट तो है ही हैं। आप बेहतरीन अंदाज से आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट की क्या हालत है और पब्लिक का भी इसमें बहुत कसूर है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना। और ये तो खैर सियासी बात हो जाएंगी, इससे हटकर हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसको भी आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मार्केटिंग फंक्शन इन डिटेल्स। अच्छा, मार्केटिंग फंक्शन यानी मार्केटिंग कैसे काम करता है, मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, ये सारी टॉपिक इसमें कवर होंगी। आपने सबको डिटेल करना है और एग्जाम में किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, ब्रीफ डिस्कस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिक्स आपको पता है क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड आपने जो टॉपिक को कवर करनी है और इसकी जो मार्केटिंग के ब्रीफली डिस्कस भी करना है इसको। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्राइस पॉलिसीज़ एंड एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनिंग फैक्टर। प्राइस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किसी भी फर्म के लिए प्राइस सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फर्दर कंट्री के लिए प्राइस सेट करना, प्राइस की पॉलिसीज़ होती हैं। प्राइस डिटर्मिन के फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया अपनी मर्ज़ी से कोई भी कीमत मैं इसकी रख दूँ। देखिए, अगर मैं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत रखूँगा
नहीं बिकेगी, सेल आउट नहीं होगी मेरी कंपनी, मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत ही लो कॉस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा सेल होगी, प्रॉफिट फिर भी नहीं होगा, फिर भी मेरी कंपनी ने बंद होना है। तो प्राइस की पॉलिसी होती है, फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर प्राइसिंग की जाती है। नेक्स्ट, explain the channels of distribution, differentiate between a wholesaler and retailer। अच्छा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कोई भी चीज़ बनती है, फैक्ट्री उसे बनाती है रॉ मटेरियल्स के ज़रिए, देन वो एंड यूज़र तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे जो उसके मराहिल होते हैं, जो स्टेप्स होती हैं, उसको लेना पड़ता है, और उसके बाद वो एंड यूज़र तक यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का एंड यूज़र कंज्यूमर है। अब फैक्ट्री में एक चीज़ बन रही है, फैक्ट्री दूर है या कहीं पे भी है, डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकती। कभी भी कंज्यूमर डायरेक्टली फैक्ट्री से चीज़ नहीं ख़रीदता। इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन के मेकैनिज़म बनाना पड़ता है, चैनल्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर शॉप तक, एंड शॉप से देन एंड यूज़र कंज्यूमर तक। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इसके बारे में आपने बताना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, ये आपने कॉमन सी बात है, होलसेलर जो है बड़े पैमाने पे ख़रीदता है, रिटेलर थोड़े पैमाने पे ख़रीदता है। रिटेलर कंज्यूमर को डायरेक्टली एंड यूज़र को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है। रिटेलर जो है वो होलसेलर से परचेज़ करता है, होलसेलर डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ करता है या फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से परचेज़ करता है। तो ये आपने डिफरेंशिएट ईज़िली आप कर सकते हैं, अपनी ज़बान में भी, अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ाइन एडवर्टाइजिंग, इट्स मीडिया एंड फंक्शन। एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज क्या हैं, एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज क्या हैं, ज़राए कहाँ हैं, किसके ज़रिए हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये बताना है आपने। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एडवर्टाइजिंग को पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आता है आप, क्योंकि डिफरेंट अपने डेली लाइफ में आप एडवर्टाइजमेंट बहुत देखते हैं, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा भी छाया हुआ है। तो एडवर्टाइजिंग को पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसको तो आप अपने अल्फाज में ही लिखिए, मेरा मशवरा है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं ये सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजिंग बेटा, आप लोग स्टूडेंट्स ये बात हमेशा याद रखें, एडवर्टाइजिंग हमेशा जो है एक कॉस्ट होती है उसकी। एडवर्टाइजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, एडवर्टाइजिंग के लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है हमें। ठीक है, हम से करते हैं, करवाते हैं, पैसे देते हैं, तो एडवर्टाइजिंग होती है। पब्लिसिटी खुद ब खुद हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। कैसे? आपने किसी को अच्छी सर्विस दी, वो बंदा जाता है आगे आपके बारे में इंडोर्स करता है आपकी सर्विस को, दिस इज़ पब्लिसिटी, दिस इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि आप अपनी सर्विस के बारे में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऐड बना रहे हैं। ठीक है, कि हमारी सर्विस ऐसी, आप हमसे सर्विस लें, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी, वो आगे जाके इंडोर्स कर रहा है आपकी सर्विस को, दिस इज़ पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखें, और पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्यों? एडवर्टाइजिंग आप पैसे दे के करवा रहे हैं, आप नेगेटिव कभी नहीं करवाएंगे, आप पॉजिटिव करवाएंगे। हाँ, राइवल्स के लिए करवा रहे हैं तो मे भी नेगेटिव करवा सकते हैं। खैर, पब्लिसिटी दोनों हो सकती है। क्यों? आपने अच्छी सर्विस दी, पब्लिसिटी पॉजिटिव होगी। आपने बुरी सर्विस दी, बुरा माल बेचा, ख़राब माल बेचा, आपकी पब्लिसिटी डाउन हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सारी डिफ्रेंशिएट आप कर सकती हैं ईज़िली अपनी लैंग्वेज पे। मैं कहता हूँ एडवर्टाइजिंग में अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी ये ऐसा टॉपिक है जो आप अपने अल्फाज में करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट, विच सर्विसेज होल सेलर प्रोवाइड्स टू प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर। होल सेलर की कुछ सर्विसेज होते हैं जो वो प्रोड्यूसर को यानी कंपनी मालिकान को भी प्रोवाइड करता है और रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो बीच में होता है, मिडल मैन होता है। जाहिर सी बात है, कंपनी ने माल बना लिया, कोई ना ख़रीदे, एंड यूज़र तो एक दो यूज़ करता है, वो तो नहीं ले सकता। होल सेलर प्रोवाइड करता है ह्यूज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में उससे माल उठा लेता है, इस तरह कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, वो नए प्रोडक्शन की तरफ जाती है। रिटेलर की क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? वो रिटेलर को थोड़े थोड़े माल, क्रेडिट में माल, रिटेलर की जो है शॉप को बना देना, एडवर्टाइजमेंट कर देना, साइनेज लगा देना, सामने कुछ जो है आपका टेबल या कोई ऐसा काउंटर बना देना जिसमें आप इजीली अपनी जो है शॉप को ओन कर सकते हैं, चला सकते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सुपरमार्केट एंड अ डिपार्टमेंटल स्टोर। सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंट स्टोर की जो है डिफ्रेंशिएट आपने बतानी है। ये भी इजी टॉपिक है, आपने इसको जस्ट रीड आउट करना और अपने अल्फाज में लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन टैरिफ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। टैरिफ इज़ कॉल्ड अबाउट समथिंग टैक्स, तो ये आप इसके बारे में इजीली लिख सकते हैं, क्यों ज़रूरी है।
विच प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन बिजनेस। मल्टीनेशनल कंपनीज़ किसे कहते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, एक होता है मल्टीनेशनल बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनी, और एक होता है इंटरनेशनल कंपनी। आप इजली अक्सर स्टूडेंट किसी को भी किसी के साथ मिला देते हैं कि इंटरनेशनल है मल्टीनेशनल। देखिए, एक बात यहाँ पे याद रखें, डिफ्रेंशिएट के लिए हमेशा एक बात याद है कि इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में क्या फ़र्क है। लाइक एक ब्रांड है, ठीक है, फेरारी ब्रांड है, दिस इज़ इंटरनेशनल कंपनी। हम यहाँ से फ़रारी मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से, अगर मंगवाते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ को अपनी जो है प्रोडक्ट को सेल आउट करता है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। उसका प्लांट किसी एक कंट्री में या 2 कंट्री में लगा है, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ को जहाँ पे उसका प्लांट नहीं है, वो जस्ट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है या सेल आउट कर रहा है एक्सपोर्ट करके। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस। मल्टीनेशनल क्या है? लाइक पेप्सी, कोका कोला कंपनी और प्रोडक्ट है यूएसए की, लेकिन इसने नेस्ले हो गया, एंग्रो हो गया, ये सारी क्या है, नेस्ले, पेप्सी, यूनिलीवर, कोका कोला, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल। क्यों? कंपनी यूएसए की है, लेकिन इसने हर कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में इनके ऑफिसेस बने, प्लांट बने, और यहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन यूएसए करके पाकिस्तान में नहीं बेचे, पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान में बेचे। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल बिजनेस एंड मल्टीनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल में क्या फ़र्क है? प्रोडक्शन होगी उसके ओरिजिन कंट्री में, पेरेंट कंट्री में, और वो प्रोडक्ट फिर भेजा जाएगा डिफरेंट कंट्रीज में। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनको, लोकेलिटी का मसला हो सकता है, लेबर का मसला होता है, कॉस्ट के मसाइल आ सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड सम लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। लाइक एक कंपनी है, कंपनी सही है, फेयर है, काम कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है, लेकिन उसके पेरेंट कंट्री में कुछ ऐसा वाक़या या कुछ ऐसा हादसात हो सकते हैं। लाइक इसकी आसान मिसाल ये है कि डेनमार्क में तौहीन रसालत की जाती है, इफ़ेक्ट बिज़नेस को पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, जबकि कंपनी के किसी भी शख्स ने, कंपनी के किसी भी मालिकान ने ऐसा कुछ नहीं किया। डेनमार्क के एक जस्ट लोकल बंदे ने, किसी ने भी कर दिया, या फ्रांस में कर दिया। अफेक्ट किसको पड़ रहा है? फ्रांस से रिलेटेड सारी कंपनीज़ को अफेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम कंट्रीज़ में। वजह क्या है? वजह एक अलग ही वजह है, दीनी वजह है, लेकिन अफेक्ट किसको कर रहा है? मल्टीनेशनल बिज़नेस को। तो ये इफ़ेक्ट और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो मल्टीनेशनल बिज़नेस को फेस करना पड़ती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कॉमर्स के स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि इस पर ज़रूर फोकस करें, आगे बहुत काम आने वाला है अगर आपने इसी फैकल्टी में रहना है, इसी फील्ड में रहना है। क्यों? पाकिस्तान की कंट्री इन 2 चीज़ों की वजह से पीछे जा रही है। पीछे तो खैर जा रही है सियासी जमातों की वजह से, खैर वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं है वो, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बाय इकोनॉमी हम पीछे हैं। वजह हम दूर, ये बेसिकली ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हर कंपनी को ये बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैलेंस, लेकिन इसको हम बैलेंस करते हुए चलते हैं। लाइक अगर हम 100 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट करें, या 90 की या 110 की, मिनिमम रखें, मिनिमाइज रखें। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम 20 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20 रुपये मतलब कि हम कमा रहे हैं, और 2000 की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, 2000 हम दे दे रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये पाकिस्तान को पीछे ले जा रही है, पाकिस्तान करेंसी को, पाकिस्तान इकोनॉमी को। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें सर्विसेज भी होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज वगैरह सब आ जाते हैं, ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट आती है, कमोडिटीज़ आती है। तो इसको आपने ज़रूर पढ़ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, पढ़ना है, इसको ज़हनशीन करनी है आपने। क्यों कि ये एक और आपकी अपनी इकोनॉमी इससे बदहाल हो रही है, आपने इसको देखना है, आपने इस पर फोकस करना है लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान, इसकी एक और मिसाल ये है कि पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर कंपनी है, एग्रीकल्चर कंट्री है। हम यहाँ से टनों के हिसाब से सब्ज़ियाँ, चावल, राइस हो गया, पोटैटोज़ हो गए, टमाटोज़ हो गए, हम एक्सपोर्ट करें, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। हम क्या करते हैं, हम सनत पे हैं नहीं, हम इंडस्ट्री की तरफ जा नहीं रहे, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे, हम एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट का चिप मंगाते हैं अमेरिका से, और हमारा सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ जाता है। क्यों? आलू की
कीमत जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के चिप से नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, वो एक अलग चीज़ है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो अपनी कंट्री को, इकॉनमी को अच्छा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है आपने। नेक्स्ट, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स फंक्शन। स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जितना आप इसमें दिल लगाएंगे आगे आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि इनकम कमाने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। खैर, अभी आप मार्क्स ओरिएंटेड हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घुसते जाएंगे अभी फ़िलहाल, तो आप मेरे ख्याल से एग्ज़ाम से आप हट जाएंगे और मार्क्स आपके स्टॉक एक्सचेंज की नज़र हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा है फ़िलहाल आप जो है इसको देखें, रीड आउट करें, फोकस करें, लेकिन एग्ज़ाम के बाद इस पर ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा फ्यूचर में इनकम जनरेशन के लिए। स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, क्या फ़ंक्शन है, कैसे ये बेनिफिट्स है, इसमें कोई मसले मसाइल हैं या नहीं, ये सारी आपने डिस्कस करनी है। डिफाइन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इट्स फंक्शन। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, क्यों का बनाया गया है, क्या काम करता है। देखिए, ये जो नॉर्मल बैंक खुले हैं, मिज़ान, अलाइड बैंक, बैंक अलाबी, ये सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक है, कमर्शलाइज्ड हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए हैं, पर्पज़ के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट देना होता है, जनरेट करना होता है। तो इसको आप रीड आउट करें। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस में कौन से रिस्क हैं जिनको इंश्योर कर सकते हैं, कौन से रिस्क हैं जिनको नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में करना है। देखिए, इंश्योरेंस क्या होती है आपको पता है, रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। एक बात याद रखें, रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं होता। मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस के ज़रिए, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंश्योरेंस के ज़रिए, किसी और एग्रीमेंट के ज़रिए। क्या होगा, रिस्क मेरा नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, लेकिन रिस्क रहता है। मिटिगेट हो सकता है, कम हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखें। कोई भी आपसे पूछता है रिस्क को ख़त्म किया जा सकता है, आप कहते हैं नो, इट्स कैन बी मिटिगेटेड बट इट कैन नॉट बी डिज़ॉल्व, इट कैन नॉट बी एंड, इट कैन नॉट बी वैनिश। ठीक है, इसके बारे में याद रखें। व्हाट आर दी एसेंशियल ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, इसके एसेंशियल क्या है, एक्सप्लेन द इंश्योरेंस इन डिटेल। इंश्योरेंस को डिटेल में करें। इंश्योरेंस बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें। इंश्योरेंस क्या है, किसी भी चीज़ को इंश्योर कर देना कि इसके रिस्क को हम ले लेते हैं, आप आराम से काम करें, आप सुकून से काम करें। इंश्योरेंस के ज़रिए हम रिलैक्स हो जाता है, बिजनेसमैन रिलैक्स हो जाता है कि अगर इसके बिज़नेस में कोई नाकानी आफत आ जाती है, कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से इसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो इसका लॉस जो है वो इससे बेयर करने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। इंश्योरेंस कंपनी कैसे बेयर करती है, उसके अलग फंक्शन है, वो भी आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, मीन टाइम बिजनेसमैन को रिस्क बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है, मैं राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, मैंने ये लिखा हुआ है, लाइक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड्स बिजनेसमैन। एक गुड बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज़ हैं, पर्सपेक्टस क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड आपको पता है क्या होती है, दो पार्टनर से, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर में आने की डीड बनती है कि पार्टनरशिप क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, डिज़ोल्व कैसे होगी, चलेगी कैसे, कंपनी में इन्वेस्ट कौन करेगा, प्रॉफिट कैसे लेंगे, लॉस कैसे बेयर करेंगे। डीड में ये बताया जाता है, पार्टनरशिप कंपनी के लिए ज़रूरी है, इसे आप करें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिज़नेस। पार्टनरशिप बिज़नेस की टाइप की कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ये भी कर लें। प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल क्या होती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक इसकी लाइफ साइकिल क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है। चेन स्टोर्स क्या होते हैं, इसे देखना होता है। मेल ऑर्डर हाउस, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप ऑफ लीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आप कर लें। अच्छा, जो जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू में लिया है ITB, उनके लिए उर्दू ट्रांसलेशन भी नीचे मेंशन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने आपको वीडियो पे कहा था जैसे कि एग्ज़ाम कैसे करना है। देखिए, एग्ज़ाम फिर कहूँगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा है और डिटेल भी बताऊँगा अपनी आने वाली वीडियो पे। ADC सक्सेस सीरीज़ के एंड में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो कि रिलेटेड होगी आपके एग्ज़ाम कैसे करना है से रिलेटेड होगी। तो इसमें बेसिकली अभी इस पेपर के हवाले से बताऊँ। देखिए, अपना माइंड इस तरीके से क्लियर करें कि आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, आपने क्वेश्चन वाइज नहीं करना कि एक क्वेश्चन आपके पास 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स से क्या यूज़ करते हैं पता नहीं, 10 साल आया हुआ है, आपने ये नहीं सोचना कि ये आएगा और इसी तरीके से आएगा, इवन क्या आया वो, आपने टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, इस टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया, अब आपसे 10 तरीके से वो सवाल पूछा जाए, आप कर सकते हैं। जैसे कि इसी पेपर में जो मैंने क्वेश्चन दिया है, वाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ कॉमन इन पाकिस्तान।
तो ये पूछने का अंदाज़ यही है कि सोल प्रोप्राइटर में बेनिफिट्स हैं तभी कॉमन है, तो आपने बेनिफिट्स लिखना है और फिर बता देना कि इसलिए कॉमन है। तो पूछने का अंदाज़ बदल दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी वजह से समटाइम क्या होता है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ए की वजह से बी छोड़ दिया। ऐसा ना करें, अपने टॉपिक को क्लियर रखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तो आप इस तरीके इजी पेपर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आपने पेपर में लेना है, रिलैक्स माइंड में जाना है और पेपर के एक दिन पहले आपने जो है तैयारी तो आपने जो करनी है, रिवीजन करना है, वो स्टूडेंट्स लास्ट मिनट तक करता है। जितना भी समझा ले कि नहीं करना, स्टूडेंट नहीं करना है, ठीक है, हमने भी अपने वक्त में किया है ऐसा, लेकिन नुकसान भी उठाया ऐसे। तो इसके लिए फिर से कहूँगा, लास्ट मिनट में ना करें तैयारी, रिवीजन के लिए रखें, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपने अपने माइंड को क्लियर कर लेना है कि आप किस टॉपिक में, लाइक कंपनीज़ है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, बहुत सारी चीज़ें, स्टॉक है आपका माइंड किस में क्लियर है। आप नंबरिंग कर लें कि मैं 10 ऑफ 10 कंपनीज़ का टॉपिक 10 ऑफ 10 जिस तरीके से पूछ ले मैं बताऊंगा, मैं बता सकती हूँ आप कह दें कि मैं 9 आउट ऑफ 10 कॉन्फिडेंट हूँ अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपने जॉइंट स्टॉक को लेकर, अपने वेंचर्स को लेकर, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, किस टॉपिक में आप चीता हैं, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। तो आपने एग्ज़ाम में सबसे पहले वो क्वेश्चन लेना है और उसको कर देना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आपका पूरा पेपर यूँ सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंडसेट होता नहीं हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें तो बहुत कुछ आता है, नहीं, सम टाइम एक क्वेश्चन आपने गलत स्टार्ट कर दिया, नहीं आप कर पा रहे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, आप आगे के 10 अच्छे क्वेश्चन भी छोड़ देंगे या गलत कर देंगे। वजह क्या है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंट, आपके कॉन्फिडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने कॉन्फिडेंट नहीं, अपनी कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया, आप पेपर नहीं कर पाएंगे। इवन कि आप जितने भी अच्छे हैं, जितने भी टैलेंट स्टूडेंट्स हैं, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है अपना माइंडसेट कर ले, हर पेपर से पहले उसका माइंडसेट करें। अभी से ना करेंगे मैं इस पेपर में ऐसे, हर पेपर से पहले अपना माइंडसेट करें, मेरे ये टॉपिक क्लियर है, सबसे पहले इन्हें करना है। तो अगर वो टॉपिक आता है सबसे पहले आपने वो करना है, नंबरिंग कर लें, नेक्स्ट ये टॉपिक मेरा सबसे क्लियर है, इसके बाद इस टॉपिक को करना है, इसके बाद इस टॉपिक को करना है। आप इंशाल्लाह देखें आपका पेपर यूँ सॉल्व होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, सफाई से काम कीजिएगा, अपने अल्फाज में करने की कोशिश करें, अभी से कोशिश करें, प्रैक्टिस और रिवीजन के वक्त कोशिश करें कोई एक मेन टॉपिक को लेकर अपने अल्फाज में लिख कर देखें, आप लिख सकते हैं या नहीं। कितने हेडिंग्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना दे, दैट इज़ कॉल्ड बुलेट। अगर हेडिंग बना देते 2 लाइन लिखते हैं, काम आपका हो गया। ज़रूरी नहीं एक हेडिंग लिख रहे तो एक पेज आपने भरना है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बी कॉपी लेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो इस तरीके से आपने पेपर करना है। खैर डिटेल में आपको अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपने कैसे पेपर करना है, हर एक पेपर के हवाले से आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने कीप वॉचिंग लर्निंग विद जहाँ से, इस चैनल में आपको ADC सक्सेस सीरीज़ के नाम से आपको मुकम्मल ADC की जो है वो तैयारी और किस तरीके से पेपर करना है इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, देखते रहिए लर्निंग विद जहाँ से। बाबा जी।